नमस्ते, मैं राशिद। इंडिया न्यूज आपको दिखाता है हर हफ्ते एक ऐसा इंटरव्यू जिसका सरोकार है यूपी से। यूपी से सरोकार इसलिए क्योंकि प्रदेश की 24 करोड़ जनता को इंतजार होता है किसी बड़े इंटरव्यू का। वो इंटरव्यू जो सीधे तौर पर यह बताए कि उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए क्या किया जाएगा। वो इंटरव्यू जो 2022 की चुनावी तैयारी से पहले एक आगाज को भी बयां करे। नाम केशव प्रसाद मौर्य, पद और कद यूपी के डिप्टी सीएम, एक ऐसे नेता जो संघ से जुड़े रहे, एक ऐसे नेता जिन्होंने वीएचपी से लेकर के बजरंग दल तक और राम मंदिर आंदोलन से लेकर के अभी अपने सियासी सफर तक एक लंबा सफर तय किया है। जमीन से जुड़े नेता हैं। जिस जमाने में सिराथू से विधायक बन करके आए, इतिहास रचा। जब फूलपुर से जीत करके आए तब भी इतिहास रचा। सिराथू में इतिहास यह रचा कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले सिराथू में कभी भी विधायक नहीं देखा था। जमीन के नेता हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कद और उनके बाजू को मजबूत करते हैं और उनके कंधों को इतना मजबूत कर दिया है कि आज की तारीख में 2022 में फिर से प्रचंड बहुमत का सपना, ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय, अपना बहुमूल्य वक्त इंडिया न्यूज के लिए निकालने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। सबसे पहले तो ये बताएं, कैसे हैं आप, कैसी है आपकी सेहत, 2022 की क्या तैयारी है और आगे आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की क्या तैयारी है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव की दृष्टि से भी, कोरोना की दृष्टि से भी, मैं दोनों दृष्टि से आपको बताऊंगा। कोरोना का संक्रमण का जो संकट है, मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी लहर आकर के गई है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी है। इसलिए सभी लोग जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए और कोरोना संक्रमण से बचने का प्रयास करें। सरकार ने सभी जिलों में जितनी आवश्यकताएं हैं उससे अधिक बेडों की, उससे अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता की, उससे अधिक सभी प्रकार की तैयारियां करने का काम किया है। और इसके पहले भी, पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण ढंग से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। जनता की सेवा में कोई कमी ना आवे इसका ध्यान रखा है। फिर भी हो सकता है कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी, तो हम लोग इस प्रकार की तैयारी करके रखे हुए हैं कि अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो इस बार हम और बेहतर निपट पाएंगे। आपने कितनी बड़ी बात बोली है कि अगर कोई त्रुटि रह भी गई हो, अगर कोई कमी रह भी गई हो, तो हमें इस बार और भी ज्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन कई विपक्षी ऐसे होते हैं ना, जो निशाना साधने से चूका नहीं करते हैं। हमें सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि यूपी वालों का इंतजार केशव जी ये है ना कि हमारे, चूंकि मैं भी यूपी का रहने वाला हूं, हमारे घर के बच्चे किस तरह सुरक्षित रहेंगे, ये जो पीआईसीयू हॉस्पिटल होते हैं इसकी तैयारियां क्या हैं, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के तैयारियां क्या हैं, दूसरे लहर जैसी कोई सिचुएशन ना आए इसे लेकर के तैयारियां क्या हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी और सियासी सवालों पर भी आपके साथ में बातचीत करूंगा मैं। जी देखिए, प्रदेश के लगभग सभी जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि केंद्र सरकार के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से भी और भारत सरकार के अनेक पीएसयूज के माध्यम से लगभग हर जिले के अंदर जो हमें दूसरी लहर में ऑक्सीजन का एक संकट देखने को मिला था, उस संकट से अब मुझे लगता है कि प्रदेश मुक्त है। बच्चों को लेकर के जो आशंका जताई जा रही थी उसकी भी तैयारी हमने की है। पर्याप्त मात्रा में हमारे जिले स्तर पर वेंटिलेटर की उपलब्धता है, हर प्रकार की ट्रेन मैन पावर है। सरकार का संकल्प है कि हम अपने स्तर से किसी भी प्रकार की कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने में कमी नहीं रह जाने देंगे। ठीक है। दूसरी लहर अचानक इतना व्यापक रूप ली थी, उस समय हम लोगों को भी बहुत कष्ट भी था, लेकिन उस तमाम संकटों के बीच में भी सरकार ने अपने स्तर से जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना था करने का प्रयास किया है। मैंने कहा कि उसमें भी कहीं कोई त्रुटि भी रह गई होगी तो मैं ये मानता हूं कि हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। अगर तीसरी लहर, पहले तो भगवान से प्रार्थना की आए ना जी, अगर आई तो हम उससे निपट पाए। आप एक ऐसे नेता हैं जिसकी पर्सनालिटी में सादगी है, एक ऐसे नेता हैं जिसने राम मंदिर आंदोलन में भी अपना खून पसीना एक किया है। आप युवा हैं,
लेकिन बावजूद इसके आपने वीएचपी में भी काम किया, आपने बजरंग दल में भी काम किया, लंबे वक्त तक संघ के लिए भी काम किया, संगठन के लिए भी काम किया और बहुत ईमानदारी से काम करने वालों में गिने जाते हैं। आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं कहा जाता, लेकिन कहते हैं कि केशव जी अपनी जबान से जो भी कहें वो बड़ी खबर होती है और केशव जी की जबान के अलावा आसपास की जो तस्वीरें हो वो भी बड़ी खबर हुआ करती है। मैं देख पा रहा हूं कि पीछे भव्य राम मंदिर की तस्वीर है और साथ ही प्रभु श्री राम की भी तस्वीर है, रामलला की बात भी चल रही है। क्या ये कोई इंडिकेशन है, क्या कोई संकेत है? जी देखिए ये तो 500 साल की लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो तत्काल रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन जो इस समय विपक्ष में बैठे हुए हैं उस समय आजादी के बाद सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण का मार्ग उस समय प्रशस्त नहीं किया था। उसके कारण से एक बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के हुआ जी। न्यायालय के अंदर लंबी लड़ाई चली और जब प्रचंड बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद सर्वोच्च अदालत का फैसला राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आया। मैं चूंकि इस राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का एक सिपाही हूं, मेरे लिए स्वयं रामलला का जब भव्य मंदिर आप जो देख पा रहे हैं जी, वह मेरे दिल में हर समय रहता है और आपके दिल में आंदोलन तो के रहता है, अनेक लेकिन विपक्षी ये नेतृत्व कहते हैं कि भैया राम हमारे भी हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले भी आजकल कहने लगे हैं केशव जी कि राम हमारे भी हैं और सतीश चंद्र मिश्रा नहीं, हम कहाँ कह तो रहे हैं? अयोध्या से लेकर के कौशाम्बी तक की खाक छानने में लगे हैं और कहते हैं जय श्री राम, कहते हैं हम भी बोलेंगे जय श्री राम, राम बनाएंगे हमारा भी काम। हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पाखंड करने की कोशिश कर रहे हैं बीएसपी वाले, ये समाजवादी पार्टी वाले। रामलला की कृपा है रामलला की कृपा है और भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का इतना आशीर्वाद है और विश्व का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता इस रूप में हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये आपको याद होगा, आप तो इस समय जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्या बोला करते थे उसका मैं उल्लेख इसलिए नहीं करूंगा, उसको जरूर याद करें जो ऐसा बोलने का काम करते हैं। आपकी जिन लोगों ने तो बड़ी सौम्य है, आप तो बहुत सहज हैं, आप तो सरल स्वभाव के हैं, आप तो बड़े शरीफ हैं, लेकिन मैं बोलने में कभी भी हिचकिचाता नहीं जहां पर पाखंड पॉलिटिक्स हुआ करती है। ये वही लोग हैं जो कहते थे तिरक तराजू और तलवार, इसके आगे की जो अमर्यादित भाषा है वो तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अब प्रभु श्रीराम पर आ गए हैं। इन्हें श्रीराम की याद क्या वक्त के साथ में आई है? क्या बरसाती मेढक हैं ये लोग? ये अभी आप देखते जाइए, मैं यही बात कह रहा हूं कि यह सब जो बरसात, जो आपने कहा बरसाती मेढक, बरसात जब होती है तब या टर टर बोलने का काम जरूर करते हैं, लेकिन बाकी समय जनता को भूल जाते हैं। जनता अब उतनी ना अज्ञानी है, ना किसी भी प्रकार से इनके क्या चरित्र है, कि क्या इनका योगदान रहा है, क्या इनके द्वारा न्याय अन्याय किया गया, उसको भूली नहीं है। और अगर कुछ भूलेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के प्रदेश तक की टीम के माध्यम से जनता को याद दिलाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। हाँ। तो यह जो सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी है, या तीनों के तीनों भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने वाले हैं। केशव जी मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले हैं। केशव जी, मंदिर निर्माण के लिए जाने वालों पर गोली चलवाने वाले, जेल भिजवाने वाले। और सिराथू से लेकर के लखनऊ तक का जो आपका सफर रहा है, और मैं सिर्फ लखनऊ क्यों बोलूं, मैं तो दिल्ली तक के सफर की बात करूंगा। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर आप अपनी बात कहते हैं बड़े ही प्यार से, बहुत ही सौम्य शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं आप। अगर आपके ठीक पीछे राम मंदिर नजर आ रहा है, प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं, आपकी जबान पर अगर रामलला है, और एक ऐसे वक्त में मैं आपसे बात कर रहा हूं जबकि मेरे हाथ में एक बुकलेट की कॉपी है, भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट जारी किया है, इरादे नेक काम अनेक, इसकी एक टैगलाइन दी गई है और इसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बीच में रामलला की तस्वीर लगाई गई है। क्या यह भी कोई पॉलिटिकल इंडिकेटर है? क्या 2022 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी फोकस करने जा रही है सिर्फ रामलला पर? देखिए, इस बात को इस रूप में नहीं लेना चाहिए। 500 वर्षों की लड़ाई के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह सरकार है,
तो हमारे लिए तो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, तो हमारे लिए और प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और पूरे संसार के राम भक्तों के लिए गर्व की बात है। किसी को अगर इस बात पे शर्म आती है तो संविधान की मूल प्रति को देखें। अगर वहां पर भगवान राम है तो यहाँ पर भगवान राम का अगर हमने रामलला के पूरे भाइयों के साथ चित्र को छापा है तो इनको अगर कोई कठिनाई हो रही है तो हम इनसे चाहेंगे कि अगर इनके अंदर हो रही है, कठिनाई हो रही है आपकी वजह से कम से कम या कुछ आप अच्छी बात यह है करना चाहते वो करें। आपकी वजह से कम अच्छी बात यह है ना कि इनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। आपकी वजह से इन्हें प्रभु श्री राम याद आते हैं। आप लोगों की वजह से इन्हें ब्राह्मण याद आ रहे हैं। आप लोगों की वजह से इन्हें सनातन परंपरा याद आ रही है। आपकी वजह से जनेऊ याद आ रहा है। आपकी वजह से आचमन याद आ रहा है। यानी इनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और इन्हें अब ये लगता है कि नहीं भैया, सनातन परंपरा की तो बात करनी है, वरना बीजेपी के आगे टिक नहीं पाएंगे, वरना पता ये चला कि हम तो हाशिए पर चले जाएंगे और ये राम राम का नाम जपते हुए यूपी से लेकर के केंद्र तक अकेले ही शासन करते रहेंगे। ये ब्राह्मणों की याद क्यों आई? ब्राह्मणों को लेकर के कौन असली है, कौन नकली है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है? देखिए, बीएसपी भी कहती है ब्राह्मण हमारे, समाजवादी पार्टी कहती है ब्राह्मण हमारे, देखिए बीएसपी कहती है कि हम प्रभु श्री राम की मूर्ति लगाएंगे, वो कहते हैं परशुराम लगाएंगे। भैया हाँ, देखिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के सर्वोच्च लीडर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बात कहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए हमें देश और प्रदेश की सेवा करनी है। हमारे लिए देश बड़ा है, दल उसके बाद है, व्यक्ति उसके बाद है। लेकिन जिन पार्टियों का अभी उल्लेख हो रहा है, वो चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस हो, वहां व्यक्ति पहले, फिर पार्टी है, फिर देश है जी। हमारे और उनके बीच में अंतर है। लेकिन यह सारे दलों के नेताओं को आप 10 साल पीछे जाइए, 7 साल पीछे जाइए, ये मंदिर को देख करके मुंह फेर लेने का काम करते थे। ठीक कह रहे हैं। कभी मंदिर के सामने शीश नहीं झुकाया करते थे। कभी साधारण मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, कभी गंगा जी में संगम में डुबकी नहीं लगाया करते थे। ये कभी अपनी जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए इसके पहले का कोई चित्र दिखा दिया आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन यह सब मैं मानता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमने सरकार बनाई और जनता का आशीर्वाद मिला, तब से इनके अंदर घबराहट पैदा हुई है। तब से इस प्रकार का ये एक दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह दिखावा जब कोई चुनाव आता है उसी समय दिखाई देता है, और जब चुनाव बीत जाता है फिर ये मंदिर भूल जाते हैं, फिर हिंदू भूल जाते हैं, फिर लेकिन देखिए ना, सबको भूल करके केवल तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं। एकदम ठीक। आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने का काम करते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं उस पार्टी को जिसने सबसे ज्यादा साल तक देश में राज किया? हम कैसे भूल सकते हैं उस पार्टी को जिसने शाहबानों के नाम पर तुष्टीकरण किया? हम कैसे भूल सकते हैं उस पार्टी को जिसने शिलान्यास के नाम पर तुष्टीकरण किया? ऐसी एक पार्टी है, माफ कीजिएगा, मतलब ऐसी एक पार्टी थी, अब तो वो थी हो गई है, इसलिए मेरी जबान से है निकल गया, गलती के लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन इतिहास का उसी पार्टी के एक नेता हैं, हालांकि उनके ख्वाब बड़े बड़े हैं। और अब क्या होता है ना, कहते हैं किसानों के मसीहा हैं भैया, किसानों के हमदर्द हम ही हैं, हम ही उनका दर्द जानते हैं। ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में चले गए, फिर कहते हैं जासूसी हुई है, जासूसी के खिलाफ पैदल मार्च करने लगते हैं। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक्स होते हैं, जो पॉलिटिकल सिंबोलिज्म है केशव जी, इसके खिलाफ तो आप बहुत मुखर रहते हैं। आप तो सीधे अपनी बात कहते हैं। जब गुंडों की बात होती है आप कहते हैं गुंडाई हुई दफन, गुंडों को मिला कफन। लेकिन ऐसी जो राजनीति है, पाखंड पॉलिटिक्स, ये दफन कब होगी? देखिए, इस देश ने इन लोगों को पूरी तरह से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया है। किसानों के लिए जो 60 साल तक देश में शासन किए, उनको शर्म नहीं आती है कि किसान की बात करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का विरोध करते हैं। जितना काम किसानों के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद किया गया है, उसका 60 साल की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में अगर 10% किया जाता तो मेरे देश का किसान किसी उद्योगपति से कम नहीं होता। लेकिन उन्होंने कभी किसानों का ध्यान नहीं दिया। ये किसान की बात करते हैं, कभी खरीद भी ठीक से नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पे देश के अंदर 12 करोड़ लोगों को एक वर्ष में 6,000 रुपए 2-2 किस्त के माध्यम से जा रहा है। लोगों की किसानों की आमदनी बढ़े, इसके अनेक उपाय किए गए हैं। और इन उपायों की और इनका ये आंदोलन शुद्ध रूप से राजनीतिक है।
और इस आंदोलन को किसानों का समर्थन ही नहीं प्राप्त अब है। ये कहने लगे इस हैं कि 15 आंदोलन अगस्त के पर नाम पर लखनऊ कहीं को पर घेर भी लेंगे। कोई कांग्रेसी, अब कोई केशव सपाई, जी, कोई बसपाई आप ठीक दिख कह रहे सकता हैं, है। इनमें कई अराजक भी होता है, कई खालिस्तानी भी होते हैं। और हाँ, एक और बड़ी शख्सियत है राकेश टिकैत, बड़ी शख्सियत अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं कभी कि बक्कल ताड़ देंगे, कभी ये कहते हैं कि आंसू के सहारे हम सैलाब ला देंगे, कभी ये कहते हैं दिल्ली को घेर लेंगे, कभी ये कहते हैं अपनी संसद बना लेंगे, कभी ये कहते हैं कि भैया लखनऊ को भी घेरेंगे। मेरे हाथ में एक बड़ा आनंददायक यूपी बीजेपी का एक ट्वीट है, मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा अपने दर्शकों को। अब इस ट्वीट में एक कार्टून बना है और कार्टून के साथ में एक कैप्शन है, सुनिएगा आप भी, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में, सुनो लखनऊ जा रहे हैं हम, कि मैं पंगा ना ले भाई, वहां बैठे हुए हैं, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। इस ट्वीट का मतलब क्या है? इस ट्वीट का मतलब क्या है? ये देखिए, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में, हमने ट्वीट ऑन एयर भी कर दिया है। क्या है ये केशव जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब यह लगातार आंदोलन करने वाले जो भी तथाकथित रूप से किसान संगठन के नाम पर, किसान के नाम पर देश को गुमराह करने का काम करने की कोशिश किए, लगातार ऐसे विपक्षियों के हाथों में खेलते रहे जिनको शुद्ध रूप से किसान के नाम पर केवल वोट की फसल काटने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ऐसे लोगों को यह संदेश है। सरकार ने तो हर फोरम पर बात की। आज जिस कृषि कानून के विरोध के नाम पर यह आंदोलन चलाया नहीं जा रहा, चलवाया जा रहा है, उसे तो देश की सर्वोच्च अदालत ने भी स्थगित करके रखा हुआ है। कई दौर की सरकार के स्तर पर बातचीत हो गई है। इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इस आंदोलन को जो भी चलवा रहे हैं वो जान लें। अच्छा ये बताइए, इस देश का किसान लखनऊ घेरेंगे उनकी तो असलियत जेल में जान डालेंगे चुका या नहीं है, आप लोग? और देश का किसान अगर 15 अगस्त को मोदी जी लखनऊ के घेरेंगे साथ तो है, बक्कल तारा जाएगा या नहीं? मोदी जी के लखनऊ साथ में। है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप चिंता मत करिए, कोई आंदोलन लोकतंत्र में करना चाहता है शांतिपूर्ण ढंग से, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कोई अराजकता करेगा तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई किसी अराजक तत्व के खिलाफ होती है उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। किसानों की नाराजगी क्या 2022 में बीजेपी को भारी पड़ेगी केशव जी? देखिए, किसानों की नाराजगी होती तब भारी पड़ती ना। ये तो हमारे जो विरोधी दल हैं उनका एक गैंग बन गया है, वो सब इस किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये कुछ पार्टियों का आंदोलन है। किसान का केवल स्टिकर लगा करके रखे हैं। प्रदेश का 99% किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो लगातार हमें समर्थन कर रहा है, लगातार हमारी पार्टी जीत रही है, और 2022 में भी हम 325 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। ये सपा बसपा कांग्रेस और जो अब प्रयोजित करके किसान आंदोलन चला रही है, ये सब एक हो जाए, लेकिन इनके एक होने के बाद भी भाजपा का कमल खिलेगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश से अपराध की, गुंडागर्दी की, माफियागिरी की राजनीति का अंत होगा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार के जो रास्ते खुले हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के जो रास्ते खुले हैं, उसके मार्ग में बैरियर बनने के इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश है, हर वर्ग सबका साथ सबका विकास का जो वादा है उसके अनुसार काम किए जाने से खुश है। हमारी सरकार ने कुछ जिलों का नहीं, सभी 75 जिलों का विकास किया है, लोग इसके कारण से खुश हैं। गुंडों अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई, इसमें कोई दो राय नहीं खुश है, हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है जो कि भाजपा के प्रति लोगों आपकी का नियत पर समर्थन किसी भी है, तरह से शक किया इससे जाए। विपक्ष वाकई में बौखलाया आप है। लोगों ने गुंडों को ठूसा है जेल के लाल अंदर। के हसीन सपने देख रहे हाँ, हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप लोगों ने गुंडों को ठूसा है और एकदम ठीक किया है। मेरा तो ये मानना है अतीक अहमद जैसों की बखिया उधेड़ी है, ठीक किया है आपने। मुख्तार अंसारी जैसों को जेल में ठूसा है आपने, दूसरे राज्य से लाकर के एकदम ठीक किया है आपने। विकास दुबे जैसे अगर मारे गए हैं, एकदम ठीक किया। मैं जरा भी कूटनीतिक नहीं रहता केशव जी, चूंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं, यूपी से अपार स्नेह है मुझे। मैं राशिद हाशमी, मुझे यूपी में रहने में बड़ा आनंद आता है, बहुत ही आजादी की सांस लेता हूं। आज मेरा यूपी जहां पर पहुंच गया है, सालों तक वहां तक नहीं पहुंचा था, मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा। लेकिन जानते हैं, एक और हैं, हैदराबाद से चले, बंगाल पहुंचे, उससे पहले बिहार पहुंचे, 2-4-6 सीटें जीत ली, अब यूपी की भी खाक छानने में लगे हैं। वो कहते हैं गुंडे खत्म नहीं करते आप खत्म करते हैं समुदाय विशेष को, आप खत्म करते हैं अखलाक को, आप खत्म करते हैं पहलू खान को,
उनकी आंखों पे इस तरह से धर्म का चश्मा लगा हुआ है। ये धर्म का चश्मा कैसे उतारेंगे? ये वही हैं जिन्हें बाकी जो विपक्षी हैं कहते हैं भैया भारतीय जनता पार्टी के भी एजेंट हैं ये। अब इनसे कैसे निपटेंगे? इस प्रकार के चश्मे को उतारने की ताकत इस भारत के मजबूत लोकतंत्र के अंदर जनता के पास होती है। जो धर्म का चश्मा लगाएंगे, जो जाति का चश्मा लगाएंगे, जो अपराधी के अंदर भी जाति को देखने का काम करेंगे, भ्रष्टाचारी के अंदर भी जाति को देखने का काम करेंगे, तो उसको जनता खूब ठीक से जानती है। जो नहीं जान पाएंगे उसको भाजपा का कार्यकर्ता जनवाएगा, और लोकतंत्र की जो ताकत जनता के हाथ में है उस ताकत से इनको सबक सिखाने का काम होते हैं, लेकिन जनता करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में था, है और आगे भी रहेगा। जी, आप तो बहुत ही सरल राजनीति में बिलीव करते हैं। आपने कभी भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं किया। आप सिराथू में जीते तब भी नहीं, फूलपुर में जीते तब भी नहीं, आरएसएस में थे तब भी नहीं, वीएचपी बजरंग दल में जब आपने कमान संभाली है तब भी नहीं, जब आप प्रांत प्रचारक रहे हैं तब भी नहीं, जब आप काशी क्षेत्र का आपने जिम्मा संभाला था तब भी नहीं। लेकिन जानते हैं ये लोग दिमाग बहुत चलाते हैं। इनका दिमाग कैसे चलता सुनिएगा। इनका दिमाग चलता है कि एक समुदाय विशेष को ग्रैब कर लें किसी भी तरह से, इन्हें कैच कर लेना है, इन्हें मूर्ख बना देना है, क्योंकि इन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब ये क्या करते हैं? मुनव्वर राना जैसों को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद जनसंख्या कानून जैसी चीजें हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे बच्चे जो है पैदा नहीं होने देंगे, अल्लाह की जो देन है वो नहीं आ पाएंगे। तो वहीं पर आकर के शफीकुर रहमान बर्क जैसे कहते हैं कि जो रूहें आने वाली हैं, अल्लाह ने जो रूहें तैयार कर दी हैं वो तो आकर के ही रहेंगी। अब ऐसों का निपटारा कैसे किया जाए? वो जो शफीकुर रहमान बर्क को भी साथ में ले लेते हैं, वो जो मुनव्वर राना को भी साथ में ले लेते हैं, वो जो धर्म के ठेकेदारों को भी साथ में ले लेते हैं, वो जो तंजीमों को भी साथ में ले लेते हैं और हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं। ये हिंदू मुसलमान से छुटकारा दिलाइए ना, दिलाइए हिंदू मुसलमानों से छुटकारा। इन तंजीमों को बंद कराइए, बंद कराइए दारुल उलूम देवबंद को, बंद कराइए इन ठेकेदारों को। जब तक हाशमी जी, जब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे इस प्रकार के लोग सामने आते रहेंगे, बयान देते रहेंगे। ये उसी प्रकार से है जैसे अवार्ड वापसी गैंग था। एकदम इस प्रकार के बयान देना, समाज में माहौल खराब करने की कोशिश करना और माहौल को खराब करने में असफल हो जाएं तो फिर कहें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम यूपी छोड़ करके चले जाएंगे, कोई कहेगा मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो हम देश छोड़ करके चले जाएंगे। तो इस प्रकार की बातों को कम से कम लोकतंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान की दृष्टि से जब विचार करते तो 130 करोड़ और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जब बात करते तो 24 करोड़ प्रदेशवासी, देशवासी हमारे अपने हैं और उनके लिए अच्छे से अच्छे काम करना, उनके जीवन के अंदर खुशहाली लाना, उनको विकास के मार्ग पर आगे पहुंचाने के लिए जो सरकार के माध्यम से हो सकता है अच्छे ढंग से करना, ये हमारा लक्ष्य है और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसी कारण समर्थन मिला। केशव जी, और अज्ञानता कैसे फैलाते हैं? इनकी चालाकी तो देखिए। कहते हैं 2001 की जनगणना का आंकड़ा उठाते हैं, कहते हैं यूपी में 80.61% हिंदू थे, 18.5% मुसलमान थे। 2011 में हिंदुओं की आबादी घटी, 79.73% हुई और मुस्लिमों की आबादी बढ़ करके हो गई लगभग 19.25%। अब ये कहते हैं कि हमारी आबादी घटाने के लिए किया जा रहा है। क्या ये सच है? देखिए, इस प्रकार की जो मैंने कहा ये अफवाह फैलाओ गैंग है। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह कुछ लोग एक एजेंडा लेकर के चलते हैं। कैसे बदनाम किया जाए, कैसे अफवाह फैलाई जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, उनके रोजगार के अवसर कैसे, वो अच्छी तरीके से शिक्षा कैसे प्राप्त करें, वह व्यापार कैसे करें, वो छोटे या बड़े उद्योगों की ओर कैसे बढ़ें, इस पर इन लोगों का ध्यान कभी नहीं जाता है। इनके जब भी बयान आते हैं जहरीले बयान आते हैं और ऐसे जहरीले बयान देने वालों को मैंने कहा इस लोकतंत्र के अंदर उसको सबक सिखाने की शक्ति इस देश की जनता के हाथ में है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे झोपड़ी में रहने वाला कोई साधारण नागरिक हो, सबको वोट, एक वोट और वोट देने का अधिकार होता है और उस वोट के आधार पर इनको जो चोट पहुंचने वाली है उस चोट को खाने के लिए तैयार रहें। ऐसा मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम 2022 में बहुत बड़ी विजय एक बार फिर से प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तब इस प्रकार का बयान देने वाले देखिएगा, आप खोजते रह जाओगे कैमरा लेकर के, आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, कोई बयान नहीं देंगे।
घर में छिप जाने का काम करें। मैं एक जी, ऐसे राजनेता धन्यवाद। से बात कर रहा हूं जिसने कभी भी बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं की। अगर जनता के बीच जाना है, जाकर के इलेक्शन लड़ना है, एकदम ताल ठोक करके कहा कि कहीं भी भेज दीजिए। सिराथू से अगर विधानसभा लड़ना है तो मैं लड़ लूंगा, फूलपुर से अगर लोकसभा लड़ना है तो मैं लड़ लूंगा। क्या ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चूंकि डेरा डाला है, दत्तात्रेय होसबोले जी भी लखनऊ में ही रहा करते हैं, अरुण कुमार जी भी लखनऊ में ही रहा करते हैं, और संघ ने अपना पूरा दफ्तर बना लिया है, और दफ्तर बनाने के बाद वहां से आदेश आ गया है कि आप जाइए, जनता के बीच में जाइए, जाकर के इलेक्शन लड़िए। क्या ये बात सही है? योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, केशव जी यानी आप कौशाम्बी से लड़ेंगे, या आप सिराथू से लड़ सकते हैं, दिनेश जी लखनऊ से लड़ सकते हैं। इस प्रकार की ये देखिए, इस प्रकार की बातों पर कोई मैं बयान दूं, ना तो अभी कोई ऐसी सूचना है, ना मेरे पास इस बात का अधिकार है, और ना जो आप बोल रहे हैं कोई हमारे तमाम विचार के विविध क्षेत्र के संगठन होते, सब संगठन के अपने अपने काम होते हैं, और जब जो समय आता है जिसको बुलाया जाता है उस बैठकों में जाते हैं, वो बैठकें करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार रहता है, लेकिन अभी पार्टी के लेवल पर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हमारे मीडिया के कुछ ग्रुपों ने, साथियों ने इस प्रकार की खबर चलाई है, लेकिन मुझे लगता है कि खबरों की सच्चाई हो तब उसको चलाना अच्छा होता है। बाकी चुनाव जो भी नाम आप ले रहे हैं, सब लोग बहुत सारे चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत सारे चुनाव जीत चुके हैं, और आगे भी जो भी चुनाव आएगा उसमें सब लड़ने के लिए भी तैयार हैं, पार्टी का निर्देश होगा तो, और चुनाव जीत करके फिर से सरकार बनाने के लिए भी तैयार। दो चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं यूपी के लिहाज से। एक तो धर्म की राजनीति हमने कह ही दिया, और कई लोग जो मंडल और कमंडल के बीच यूपी को झोंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो और चैलेंजेस हैं। चुनाव से लगभग 6-8 महीने पहले आतंकियों का पकड़ा जाना और रोहिंग्या रैकेट का भांडाफोड़ होना, दोनों के साथ में एक ही समुदाय का जुड़ा रहना। रोहिंग्याओं को हटाने के लिए, उनके शिविर को हटाने के लिए आपको बुलडोजर दिल्ली के मदनपुर खादर तक भेजना, क्या दोनों षड्यंत्र समानांतर तरीके से चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो क्या यूपी में सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश हो रही है? देखिए, बदनाम करने का काम जिनके पास है वो अपना बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो झूठे हैं तो झूठे हैं। उनके बदनाम करने से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार बदनाम नहीं हो जाएगी। हम जो भी काम करते हैं खुलेआम करते हैं, कानून के दायरे में करते हैं। कोई गैर कानूनी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई गैर कानूनी ढंग से किसी जमीन पर, किसी मकान पर, किसी दुकान पर, सरकार के किसी भवन पर कब्जा करके रखा है तो उसको खाली कराए हैं और आगे भी खाली कराते रहें। एक और नाम है प्रियंका गांधी। अगर उनकी मैं बात ना करूं तो मेरा इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। प्रियंका गांधी आजकल रह करके, हालांकि बीच बीच में थोड़े दिन के लिए जब मौसम बदला करता है तो दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाया करती हैं, कभी सहारनपुर चली जाती हैं, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं, कभी हाथरस में भी चली जाती हैं और कहती हैं यूपी में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आप कहते हैं इरादे ने काम अनेक, आप कहते हैं मुफ्त टीका दिया, मुफ्त राशन भी चुनावी मुद्दा बनाएंगे, आप कहते हैं किसान को खुशहाल कर दिया, बेघरों को हमने घर दिया, यूपी के युवाओं को रोजगार हमारे लिए चुनावी मुद्दा है। आप ये भी कहते हैं हमने कम्युनिकेशन दिया, आप ये कहते हैं कि विकास के साथ साथ हम हिंदुत्व की भी बात करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी को क्या हो गया? कहती हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। उनके लिए जवाब क्या है आपका? आपने अभी शुरू में कह दिया ना, कांग्रेस इतिहास के पन्ने में इसी आचरण के कारण से दर्ज हो रही है, और मुझे लगता है कि अब जो भी राजनीतिक दल देश में राजनीति करना चाहते हैं, अब झूठ के आधार पर धोखा देकर के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते और राजनीति नहीं चल सकती। धन्यवाद आसमी जी, एक बैठक है मेरी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, अपना विशकीमती समय देने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य जी यूपी के डिप्टी सीएम हमारे साथ में थे। मेरे हर एक सवाल का बेबाक अंदाज में जवाब दिया है, और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जाति की राजनीति नहीं चलेगी, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उन्हें यूपी का विकास देखना ही देखना होगा। ये यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न जिसका जवाब हम यूपी के बड़े बड़े नेताओं से लेते हैं, जो जवाबदेह हैं, जो जिम्मेदार हैं, और हम डंके की चोट पर अपना सवाल करते हैं। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।